पिछले 10 साल में किसी भी बजट को लेकर के इतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। फिर चाहे वो चर्चा संसद के अंदर हो या फिर हो बाहर, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बजट को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। बजट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में जवाब दिया। उन्होंने बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिसका एक एक करके जवाब वित्त मंत्री ने दिया। फिर चाहे वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए स्पेशल पैकेज की हो या फिर डिफेंस और शिक्षा के लिए जारी बजट की, सरकार ने हर राज्य और हर मत को ध्यान में रखा। लेकिन पक्ष और विपक्ष की इस बहस के बीच बजट का मैसेज आम जनता तक क्या गया, ये समझना बहुत अहम है। बजट क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम में कहा कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भर के निवेशक भारत में आने के इच्छुक हैं। दुनिया भर के नेता भारत को लेकर के सकारात्मक सोच रहे हैं और ये भारतीय उद्योग के लिए स्वर्णिम अवसर है। हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। घरेलू उद्योग को सरकार के साथ काम करना चाहिए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ काम करना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। यूपीए सरकार ने जब आखिरी बजट पेश किया था तब वो 16 लाख करोड़ रुपए था, जबकि नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर के पहले बजट का जो साइज था वो 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बीते 10 साल में देश के बजट का साइज 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 साल में 5 गुना ज्यादा बढ़ा है। अदिति नागर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, इस बार का जो सदन है वो बहुत ही चहल पहल से भरा हुआ लग रहा है। अग्निवीर का मुद्दा हो, कल हमने देखा जाति पर किस तरीके से महाभारत हुई, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है और खास तौर पर राहुल गांधी वो अदिति पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जाहिर है चुनाव है और जिस तरीके से महाभारत के रण को यहाँ छेड़ा गया है, अदिति ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ध्यान जो इस समय कांग्रेस का है वो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी मुद्दे पर अब जाति की जो राजनीति है वो सदन के अंदर भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए कल जब ये तमाम चीज़ें हुई, जिस समय अनुराग ठाकुर का भाषण हुआ और उसके बाद राहुल गांधी बीच में बोले और उसके बाद शशि थरूर का भाषण हुआ, और ये तमाम चीज़ों के बीच में जब निर्मला सीतारमण आई और उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने वक्तव्य, पहली बार ऐसा हुआ कि एफएम का वक्तव्य पॉलिटिकल था, जिसमें उन्होंने कहा कि हलवे को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है। उसमें उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किए हैं। उसमें उन्होंने हर बात का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू, इन तमाम लोगों की जाति, इन तमाम लोगों के कार्य करने के तरीके और जब सरकारें थी तो वो जाति प्रणाली को कैसा समझती हैं उस पर बातचीत करी। देखिए उसके बाद सबसे बड़ा हंगामा तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि जो ये युवा नेता हैं अनुराग ठाकुर, इनकी स्पीच सुननी ज़रूरी है, और उसके बाद ये सारा बवाल खड़ा होता है। उसके बाद हम ऑफ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आज पॉलिटिकल भाषण दिया और तमाम बातों में बात करते हैं, तो बीजेपी का स्टैंड, ये तमाम बात बताने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जब राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव हर व्यक्ति से उनकी जाति का सवाल करते हैं, ब्राह्मण है तो कुछ और सवाल करते हैं, सबसे जाति का सवाल करते हैं, और वहीं अगर अनुराग ठाकुर ने जाति पर सवाल कर लिया तो कहीं ना कहीं मिर्ची लग जाती है। ये बीजेपी का स्टैंड है। अब आपने देखा होगा कि आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो वेल में आ गए कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता, और तख्तियां लटकाई। ओम बिरला ने ये कहा कि बीएसी की बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात पर तय हो चुका है और इस बात पर विपक्ष ने सहमति जताई है कि कोई भी ना तख्तियां लेकर आएगा और कोई भी इस तरह का इंडिसिप्लिन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जब आज तख्तियां लटकाई गई, ये कहा गया कि वी वांट जाति जनगणना, वी वांट कास्ट सेंसस, ऐसी बातें हुई, उसको लेकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना तेज बढ़ा शिखा कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा कुछ देर के लिए, लोकसभा की कार्रवाई को रोका गया। ऐसे में किरण रिजिजू ने भी यही सवाल किए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल किए। किरण रिजिजू ने कहा कि आप देश को बरगलाने का काम करते हैं, आप देश को तोड़ने का काम करते हैं। और ओम बिरला ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष को लेकर, ऐसे में आप केवल जाति के नाम पर या आपको हंगामा करना आता है। तो चाहे कल शाम से भले ही निर्मला सीतारमण का 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण शांति से चला हो, लेकिन ये प्लानिंग के साथ हुआ कि आज विपक्ष ने हंगामा किया और आज लगातार हंगामा हुआ। ये बात अलग है कि चर्चा में
प्रश्नकाल के दौरान चर्चा चलती रही, वहीं वायनाड को लेकर चर्चा चलती रही, और वायनाड में कितनी मौत हो गई, कितने लोग अभी गायब हैं, उसको लेकर चर्चा हुई, चिंता जताई गई। लेकिन जाति के नाम पर तो अब आपका सवाल ये है कि राजनीति जाति की ओर दिशा दिख रही है। देखिए, बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र 12 तारीख तक चलेगा, लेकिन 9 तारीख तक संभवतः ये सत्र खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की राजनीति करेंगे। आपने देखा कि कैसे विपक्ष ने ये कहा कि हम आएंगे तो एमएसपी लेकर आएंगे, हम आएंगे तो जाति जनगणना करेंगे। ये दो ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जाते नजर आ रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को इसका तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि किसान, आप देखिए महाराष्ट्र किसान बाहुल्य है, आप देखिए हरियाणा किसान बाहुल्य है। ऐसी स्थिति में और जाति जनगणना सीधे सीधे, क्योंकि हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल की राजनीति भाजपा करती है, ऐसे में जब ऑल ही ऑल नहीं रहेगा, ऑल ही टूट जाएगा, और विपक्ष यही कोशिश कर रही है कि जाति के नाम पर, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो रियल सेंसस पता लगेगा कि किसका, पिछले 2011 के बाद से आज 2024 है, जाति जनगणना नहीं हुई है, फिर महिला आरक्षण की बात होगी, तो जो देश की आधी आबादी का पूरा वोट भाजपा को मिलने की उम्मीद जताई जाती है, मध्य प्रदेश के बाद ये ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में ये बोला जा रहा है कि महिला आरक्षण मिलेगा कैसे, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण नहीं होगा। अच्छा अदिति, सदन में हमने देखा अनुराग ठाकुर जिस तरीके से जैसे सरकार को घेरा जा रहा है। जी अदिति, हमने देखा अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, जाति उन्होंने सवाल पूछा, अखिलेश यादव जो है उठ खड़े हुए। हमने देखा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब भी सदन में मौजूद होते हैं दोनों एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि जब जाति का मुद्दा इस बार सदन में उठा है, जब अनुराग ठाकुर ने ये सवाल राहुल गांधी से किया, उनसे उनकी जाति पूछी, तो इसमें फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है, नुकसान किसको होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जाति का मुद्दा बीजेपी को हार्म करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जब राजपूतों का जिक्र हुआ तो कहा गया कि बीजेपी को इससे हार्म हुआ है। क्या लगता है अनुराग ठाकुर का ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा देगा? देखिए, सवाल ये है, इस अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आप देखिए इस तरह का प्रचार करेगी कि राहुल गांधी सबसे जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ये पूछते हैं कि जब हलवा सेरेमनी हुई तो कितने ओबीसी थे। राहुल गांधी सबसे उनकी जाति पूछते हैं, जाति पर ही भाषण देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अगर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली, और अभी तो आगे लड़ाई और बढ़ेगी, जाति भी पूछी जाएगी, धर्म भी पूछा जाएगा, तो ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि अगर हमने पूछ ली तो हम गलत हैं। लेकिन अगर वही राहुल गांधी अपने हर भाषण में, अपने हर वक्तव्य में, या अखिलेश यादव जाति का जिक्र करते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं हुई। लेकिन वही अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछ लिया राहुल से, तो फिर वो पॉलिटिक्स हो गई। तो जाहिर तौर पे अब आप देखिएगा कि चुनाव में सब अपना अपना स्टैंड लेकर जाएंगे, लेकिन सीधा सीधा, और आपने एक बहुत खास बात कही, क्योंकि ये मैं खुद अपने आंखों से पार्लियामेंट में देखती हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगर कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन जो है, उसमें अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कोई इशू है तो वो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उनके साथ उनका मानसिक तालमेल नहीं बैठा है, और वही पंजाब में। लेकिन वही मेंटल तालमेल जो है वो उत्तर प्रदेश में बैठ गया। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को, इस तरह की बातें फ्लोट हो रही हैं बीजेपी की तरफ से कि अगर एक दिन ऐसा ना हो कि राहुल गांधी आपका सारा वोट बैंक ले जाए, और ये इसलिए कि एकजुटता नहीं हो। लेकिन सदन के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, और बीच में ट्रॉफी की तरह अयोध्या के सांसद, ये जो तीनों की तिकड़ी है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो फ्रंट सीट पर बैठते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी बैठते हैं, बीच में अयोध्या के सांसद हैं, और वो अयोध्या के सांसद को एक ट्रॉफी की तरह, जीत की तरह बार बार ये याद दिलाने के लिए कि आपको याद रहे कि क्या हुआ अयोध्या में, राम को लाए थे, उनको लाना है, कि बात को लेकर उनको बीच में रखना इससे जरूरी है जिससे उसकी राजनीति इंपैक्ट हो। और देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तो महत्वपूर्ण है ही, उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें जो अखिलेश यादव की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है,
राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन 10 सीटों पर जाति का इम्पैक्ट बहुत है। ऐसे में उन 10 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको लेकर निश्चिंत है कि पूरा माइनॉरिटी वोट एकजुट आ जाएगा, लेकिन जो हिंदू वोट है वो एकजुट कैसे हो। और अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस जाति के उस पेच में फंस रही है, जिसको तोड़ने का वो एक नया उपाय यही लेकर आई है। जब हाल ही में मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई या बैठकें हुई सांसदों के साथ, तो यही कहा गया कि हम जाति से ऊपर उठ के लाभार्थियों की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 2024 का पूरा चुनाव जाति पर हुआ और विपक्ष के पास कोई और चारा नहीं है एक्सेप्ट कि वो ओबीसी एससी की राजनीति करें। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता खुद मुझसे, नाम लेना ठीक नहीं होगा, पर शिखा उन्होंने कल खुद कहा कि इन तीनों राज्यों में हम इस तरह की रणनीति होगी विकास की कि इनके जो जाति का एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा रोचक, लेकिन 9 तारीख तक संसद चलेगी और आप देखेंगे कि ये मुद्दा किसी न किसी इन प्रकीर्ण कारण से जाति का मुद्दा उठता रहेगा, जाति जनगणना का मुद्दा उठता रहेगा, महिला आरक्षण का मुद्दा उठता रहेगा और किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठता रहेगा। और क्योंकि अदिति, हरियाणा आप ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, झारखंड के साथ आप महाराष्ट्र ले लीजिए, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां ये जो तमाम मुद्दे इस समय सदन में उठ रहे हैं वो सारे ही मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वहां की जनता के लिए। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी इस समय सदन में उतरे हैं? उनके पीछे कौन? देखिए, राहुल गांधी के लिए भी उतनी ही चुनौती है जितना एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए है, जितना सपा के लिए है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। राहुल गांधी की एक इमेज बना दी गई है सोशल मीडिया में, या बन गई है कि वो फुल टाइमर नेता नहीं है, वो कैजुअल हैं और वो चीज़ें नहीं समझते, वो सरकारी तंत्र उस तरीके से नहीं समझते, उनकी बड़ी कैजुअल भाषा शैली है। और अब जब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, भले ही सरकार में नहीं आए, लेकिन एक मनोबल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम संसद में कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं तो उनका मनोबल 2014 2019 के एकदम इतर है। ऐसे में राहुल गांधी पास नहीं हुए हैं। राहुल गांधी को हर बार संसद में पास होना है, ये चुनौती उनके पास है हर बार। अब आप देखिए कि फर्ज कीजिए, एक तो उनके हर एक भाषण में कहानी होती है, किस्से होते हैं, लच्छेदार बातें होती हैं, शिव जी की बारात का जिक्र होता है, महाभारत की चक्रव्यूह का जिक्र होता है, अर्जुन का जिक्र होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की भाषा शैली में की तरह आकर उनको, क्योंकि सब ये कहते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं, मोदी के भाषण का कोई विकल्प नहीं। ऐसे में राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि वो कहानी के साथ जनता को अपनी बातों में उलझाएं। तो राहुल गांधी के पास हर उस दिन चुनौती होती है जिस दिन उनको भाषण देना है, उनको संसद में बोलना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनको कहीं ना कहीं मीडिया का भी साथ चाहिए, उसमें वो कैसे करते हैं। तो राहुल गांधी के पास चुनौती उतनी है, चुनौती भी बराबर है, लेकिन समय की बात है। राहुल गांधी को ये समझ आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हम जाति की बात करते हैं तो जो वोट बैंक है महाराष्ट्र का, हरियाणा का, हम कहीं ना कहीं सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में कर सकते हैं। और अभी फिलहाल विपक्ष के पास कोई और एजेंडा नहीं है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है इसके अलावा कि वो जाति जनगणना का जिक्र करें। आपको याद होगा जब महिला आरक्षण आया, 27 साल तक अटका महिला आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, दूसरी सरकार में, तब भी उन्होंने कहा कि फिर इस 33% आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण अलग हो। अब वो कितना फेयर है कितना नहीं है एक बात डिबेटेबल बात है, लेकिन उनको ये पता है वहां से ओबीसी आरक्षण की बात उठी थी। उन्होंने कहा था कितने ब्यूरोक्रेट्स ओबीसी हैं। अदिति, आपके इसी सवाल से एक छोटा सा सवाल मेरा है कि बीजेपी को ओबीसी को साधने में वक्त लग गया, ये बताने में वक्त लग गया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं ओबीसी जात का हूं और ओबीसी वोटर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अब जब अनुराग ठाकुर ने एक क्षत्रिय होते हुए स्टेटमेंट दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया जाएगा? वो तो कहेंगे ना आम जनता को कि देखिए भाई, बीजेपी जो है वो तो जाति कर रही है, वो जो है छोटी जातियों को पूछ नहीं रही, छोटी जात को पूछा नहीं जा रहा। क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा हरियाणा में? देखिए, जब चुनाव है, राजनीति है, उसमें कब किसको नुकसान हो वो कहा नहीं जा सकता, हवा किस तरफ चल रही है। अब बीजेपी क्या कर रही है, आपको ने कल अगर शिखा बहुत अच्छे से देखा होगा निर्मला सीतारमण जी का भाषण, हाँ। उसमें उन्होंने राजीव गांधी के एक वक्तव्य का जिक्र किया।
उन्होंने कोट अनकोट पढ़ के बताया कि राजीव गांधी जाति को कैसे, उस प्रथा को कैसे देखते थे। उसमें उन्होंने एक इडियट नाम का जिक्र किया कि इडियट गेट्स एवरीथिंग ऑन द नेम ऑफ आरक्षण, ऑन द नेम ऑफ जातीय आरक्षण। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रेफरेंस दी। और देखिए, संसद में बोली गई बात रिकॉर्ड भी होती है और पूरी जनता सुनती है जी। देश की जनता को ये बात बार बार इतिहास से रूबरू क्यों कराया जाता है? जब संविधान लेकर आकर शपथ ली गई विपक्ष द्वारा, तब संविधान में याद दिलाया वो काला दिन जी, जब इमरजेंसी लगी, जब ना मीडिया, जितने भी पिलर्स थे वो एकाएक खत्म हो गए थे, इमरजेंसी थी। तो बीजेपी ने उस संविधान की काट संविधान से करके बताया कि कैसे इमरजेंसी लगी। ठीक है। ठीक वैसे ही कल निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि जाति की बात कर रहे हैं। अब राजीव गांधी क्या सोचते थे, उन्होंने जो संसद में रिकॉर्ड था उसको पढ़ के सुनाया जी। उसके बाद उन्होंने वो सेंटिमेंट बताया कि हलवे को लेकर जो सेंटिमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति के पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन एक बार अंदर आ जाते हैं तो बाहर नहीं जाते हलवे सेरेमनी के बाद, तो वो नहीं गए। तो अब आपने कहा कि बीजेपी के पास क्या उपाय है। देखिए, बीजेपी के पास उपाय ये है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। इसके अलावा ये भी बात चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई ओबीसी हो सकते हैं। और अभी राजस्थान में जो चुने गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, वो ओबीसी हैं। उनका इम्पैक्ट भी हरियाणा में होगा। तो कहीं ना कहीं जब 10 साल से सरकार चल रही है, 10 साल से संगठन रफ्त चल रहा है, जाहिर तौर पे हर बार आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर लीड लेना चाहती है, 5 साल लीड में लड़ना चाहती है, इन तीनों चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो उनको ओबीसी SC ST का जो ये बात चल रही है, जाति जनगणना की बात चल रही है, उसका तोड़ लेकर आना होगा। और देखिए, सही मायने में कोई जो समझदार जो बात है, जो ऑन द बुक समझते हैं, जाति जनगणना कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। ये बाय द बुक्स, इट इज अ प्रोसेस टू हैपन। ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है तो उसका काट बीजेपी को ढूंढना